तो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी करा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट शेप की बॉडी के लिए हम लोगों ने निकाले थे, और एक न्यूमेरिकल हम लोग इसके बेसिस पे कर रहे थे कुछ। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, और उस रिमेनिंग पोर्शन को क्या करा गया है, ड्रिल करके उससे हटा दिए गए हैं। रेडियस है आर, और इससे आधी रेडियस पे ये कौन सा डिस्टेंस होगा, r/2, और r/2 से इतने डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्ट यहां से ड्रिल करके हटा दिए गए, r/4 r/4। ठीक है, इतना सा पोर्शन इससे हटा दिया गया है। आपको इस रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, इफ द r/4 पार्ट, इफ r/4 रेडियस part removed by using drilling, by drilling। तो कैसे करेंगे इस वाले पोर्शन को, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमारे पास क्या है, अगर इस रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम लोग सिंपल इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे किसके बेसिस पे, आई फुल डिस्क इज इक्वल टू, ये पूरे का पूरा डिस्क किसके इक्वल होगा, आई रिमेनिंग प्लस आई स्मॉल डिस्क, है ना। और यहां से आई रिमेनिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई रिमेनिंग, ये वाला पार्ट रिमेन है, ये जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, इसका यहां से हो जाएगा आई रिमेनिंग इज इक्वल टू आई फुल डिस्क माइनस आई स्मॉल डिस्क। ठीक, अब यहां से जो आई स्मॉल डिस्क है और आई फुल डिस्क है, आई फुल डिस्क निकालना तो आसान है। वो कैसे? क्योंकि हम यहां से इसके सेंटर से एक इसका ये एक्सिस ले लेंगे, तो आपको इसके मोमेंट नॉर्मल इस एक्सिस के साथ सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से क्या निकलेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करके निकाला हुआ है हम लोगों ने। कितना होता है, हाफ mr² डिस्क का, नॉर्मल के साथ, नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू सेंटर ऑफ मास। लेकिन अब इस वाले के लिए हम क्या करते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास को इस छोटे से वाले सर्कल के लिए इतना मानते हैं, तो यहां से एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस ड्रॉ कर ली, तो ये स्मॉल डिस्क का, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप रख ले, तो इस स्मॉल डिस्क का कितना होगा, आई स्मॉल डिस्क इज इक्वल टू, बताइए कौन सा थ्योरम आप इसमें लगा सकते हैं, अगर इन दोनों के बीच में, हाँ अगर दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल एक्सिस है, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा पहले ही बताइए। ये है r/2, ये है r/4, तो टोटल कितना हो गया, r/2 प्लस r/4, टू का मल्टीप्लिकेशन, तो 3r/4 ही हो जाएगा, 3r/4। तो आई स्मॉल डिस्क होगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस m a स्क्वायर, m स्क्वायर यहां से लेकर इस छोटे वाले सर्कल के लिए इसका डिस्टेंस, तो a इज इक्वल टू 3r/4। लेकिन आई सेंटर ऑफ मास इसका कितना होगा, आई सेंटर ऑफ मास होगा इस स्मॉल डिस्क का 1/2 स्मॉल m, और इसका रेडियस r/4 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M, यहां तक की डिस्टेंस कितना है, 3r/4 का होल स्क्वायर। लेकिन हाँ यहां पर देख सकते हैं कि इस पूरे वाले का मास कितना है, कैपिटल M, और इस छोटे वाले का मास कितना है, स्मॉल m। तो स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो क्या हम स्मॉल m को कैपिटल M की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। कैसे? मास और एरिया के साथ। तो मास और एरिया के साथ कैसे कर सकते हैं, पहले यहां तक कोई क्वेश्चन नंबर
सेकंड मान लीजिए आई स्मॉल डिस्क, स्मॉल डिस्क। स्मॉल एम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम देखेंगे कि इस पूरे वाले का जो मास होगा और इस वाले का जो मास होगा, इन दोनों के बीच में इनके मास का रेशियो किसके इक्वल होगा? इनके एरिया के इक्वल होगा। कैसे? इस पूरे वाले का मास इंटू ये इसका एरिया, इसका मास इंटू बड़े वाले का एरिया इक्वल होगा। जैसे कि मास एरिया प्रोपोर्शन जिसे हम कह सकते हैं, तो हम कह रहे हैं बड़े स्मॉल मास इंटू बड़े वाले का एरिया, इसका एरिया इज इक्वल टू बड़े वाले का मास इंटू स्मॉल वाले का एरिया, E2 E1। E1 किसका एरिया है? इस बड़े वाले का। और E2 किसका एरिया है? छोटे वाले का। इसका मास कितना है? स्मॉल m। और इसका मास कितना है? कैपिटल M। तो मास इंटू एरिया का जो रेशियो आएगा, स्मॉल मास के साथ बड़े वाले का एरिया, बड़े वाले मास के साथ छोटे वाले का एरिया, तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइड बाई बड़े वाले का एरिया। बड़े वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, A1 इधर चला गया, और मल्टीप्लिकेशन बाई छोटे वाले का एरिया क्या होगा? पाई आर बाई 4 का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सॉल्व कीजिए। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइड बाई 16। अब समझिए, अरे कुछ चमका, कुछ फील आया? अब इस स्मॉल m की प्लेस पे ये वाली वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? आई स्मॉल डिस्क पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आई स्मॉल डिस्क इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल m, 1/2 स्मॉल m का वैल्यू कितना है? कैपिटल M अपॉन 16 r बाई 4 का स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 16 प्लस कैपिटल M 3r बाई 9 r स्क्वायर बाई 16। कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में? देखिए कॉमन आ रहा है m बाई 16 आर स्क्वायर बाई 16, और यहां पे आर स्क्वायर बाई 16, ये भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, ओके। तो कितना बन जाएगा आपके पास? m आर स्क्वायर बाई 16, 16 इंटू 16 कितना होता है आपका? 256। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें 16 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बच रहा है? यहाँ पे आ रहा है 1/16 2 जा 32 प्लस 9। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ओके, 3r/4 क्या क्या कॉमन आ रहा है? ये आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करके कितना मिलेगा? हम्म, ओके, ओके। यहाँ पे भी ओके, हमारे यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल m। तो दोनों की प्लेस पे हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? m/16 तो ये यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो m/16 इंटू 16, तो कितना कॉमन आ जाएगा आपका? 256, और अंदर बचेगा 1/2, और वहां पे 9। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे, 9 2 18, 18 प्लस 1 19, तो 19 m r स्क्वायर, और 2 2 कॉमन, 256 मल्टीप्लाई बाई 2 512। ये आपका आ गया आई स्मॉल डिस्क। ओके, यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब ये स्मॉल डिस्क का है, इसे इसको का इक्वेशन नंबर थर्ड आप रख लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ आई स्मॉल डिस्क इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई रिमेनिंग आई रिमेनिंग आई
फुल फुल डिस्क के लिए कितना होगा 1/2 mr² माइनस 19 mr² बाई 512। mr² कॉमन ले लीजिए और इसके साथ 256 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए बैलेंस करने के लिए, तो आपके पास आ जाएगा आई रिमेनिंग इज इक्वल टू 256 माइनस 19 237 5/12 mr²। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये आईआईटी का क्वेश्चन भी है और साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने एक तो जनरल फॉर्मेशन भी करा, आपने यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यूज करी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के साथ साथ आपने मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा, मास और एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, और मास एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ फिर आपने कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल दिया इस रिमेनिंग पार्ट का। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहे हो आप, एक से ज्यादा चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। अरे ओके, अब देखिए इन सब के बाद हम लोग एक नया जो इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टॉर्क। क्या नाम है? टॉर्क। अब देखो टॉर्क के बारे में आप लोग भी थोड़ा सा फैमिलियर होंगे। टॉर्क मतलब जैसे कि बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को आप लोगों ने रोटेट करवा होगा, जैसे कि दरवाजे को ओपन करते टाइम, किसी स्क्रू को टाइट करते टाइम, है ना? तो वहां पर क्या होता है, आप एक ऐसा फोर्स लगा रहे हैं जो किसी बॉडी को रोटेट कर रहा है। एक फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, किसी सीधे किसी पाथ में लेके जा रहा है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेट मोशन करा रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करा रहा है। तो अगर कोई ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से इसमें लेके जा रहा है, मोशन में, या फिर मोशन से किसमें लेके आ रहा है, रेस्ट में, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बदल दे रहा है, तो इन सब के पीछे एक किसका हाथ होता है? नहीं, फोर्स का। कैसा फोर्स? लीनियर फोर्स। कैसा फोर्स? लीनियर फोर्स। क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेके आ रहा है। अभी हमने ये नहीं बोला कि मोशन कैसा है, मोशन ऐसा है सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर वो सीधी रेखा में लेके आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में लेके आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है अगर ऑब्जेक्ट तो उसको बोलेंगे लीनियर फोर्स। लीनियर फोर्स वही मास इनटू एक्सेलरेशन वाला। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, इन सब तीनों चीजों को कर रहा है, लेकिन उन तीनों चीजों में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रोटेशन। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे। और यही मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है उसे कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। अब देखिए, जैसे कि हम किसी नट को या किसी स्क्रू को, जैसे यही हमारे पास है स्क्रू गेज ही है इसका नाम। अब स्क्रू गेज का नाम स्क्रू गेज क्यों है, इसके पीछे भी कारण यही है, क्योंकि अब ये स्क्रू की तरह ये काम करता है। इसकी तरह काम करता है, एक स्क्रू की तरह काम करते हैं। अगर आप देखो तो ये वाला जो स्क्रू है वो क्या करता है, अगर आप धीरे धीरे इसको रोटेट करोगे तो रोटेट करते टाइम ये किसकी तरफ पुल हो रहा है, अंदर की तरफ, ऐसे इसमें खिंचाव अंदर की तरफ जा रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको धीरे धीरे रोटेट करूंगा, देख रहे हो रोटेशन की डायरेक्शन कैसी है? अगर आप देखो, जब मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं तो ये आगे की तरफ मूव हो रहा है, जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो ये पीछे पीछे की तरफ जा रहा है। तो एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशन पैदा कर दे। जैसे आपने किसी स्क्रू को टाइट करना है तो आप स्क्रू ड्राइवर लेते हो और उस नेट को टाइट कर लेते हो, या ढीला करना है तो उसमें क्या है, उसमें फोर्स कैसा है, मोमेंट करवा रहा है। साथ ही साथ अब देखो ये मत मार्कर है, अब इस मार्कर के ढक्कन को खोलना है, इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अब टॉर्क क्या है, टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है जिसको बोलते हैं कपल फोर्स। कपल फोर्स। कैसा फोर्स कहते हैं? कपल फोर्स। कपल फोर्स इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर आप इस
कैप को खोलना चाह रहे हैं, ढक्कन को खोलना चाह रहे हैं, तो एक फोर्स आपको इधर लगाना पड़ेगा और एक फोर्स क्या करेगा कि किसके अपोजिट लगेगा, F1 और F2, दोनों फोर्स, एक इधर जाएगा और एक ऐसे जाएगा, और दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ डिस्टेंस होगा। जैसे आपने शीशो वाला देखा है, एक बच्चा इधर बैठता है और एक बच्चा फिर ऊपर की तरफ जाता है, उठता है, फिर ऐसे, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है उन दोनों के बीच में। एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे तो नीचे, एक नीचे लगा रहा है तो एक ऊपर, ऐसे। तो हम टॉर्क को लिख सकते हैं, तो टॉर्क इज द कॉज, टॉर्क क्या है, टॉर्क इज द कॉज, टॉर्क इज द कॉज विच चेंजेस, which changes which changes condition, changes condition किसकी, of rotational motion, condition of rotational motion, rotational motion इसकी कंडीशन को जो बदल सकता है। और फोर्स कैसा है, फोर्स इज द कॉज ऑफ, ये कॉज विच चेंजेस द कंडीशन ऑफ लीनियर मोशन, वो है लीनियर फोर्स। और टॉर्क कैसा फोर्स है, टॉर्क एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, किसी रोटेशनल मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट का पोजीशन या तो उसमें चेंजेस, उसमें बदलाव हो रहा है। जैसे फैन घूम रहा है, तो फैन कैसे घूम रहा है, फैन की एक ब्लेड ऐसे जा रही है फिर ऐसे घूम रहा है, तो वहां पर भी दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक ऐसे लग रहा है तो एक इस तरफ लग रहा है, और जब ऐसे लगता है तो एक डिस्टेंस भी है इसके साथ साथ। क्योंकि अगर हम क्या करें, अब अगर इसी डोर को खोल दें, अब इस डोर को मैं कहां से खोलूं, बिल्कुल आपका डोर ऐसा है, अब आप इसको डोर को, इस वाले हिंज को, ये जो होता है खोलने के लिए, उसको यहाँ पर ही, जहां पर ये कनेक्ट होगा उसकी पार्ट में लगा दें, तो दरवाजा खुलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाते जाएं तो आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा सा दरवाजा खुल रहा है, और आप इसको शिफ्ट करें धीरे 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 यहाँ पहुंचा दें, तो एक आर फोर्स लगेगा, और ऐसे एक आपने फोर्स लगाया, ठीक है, तो उस फोर्स उस डिस्टेंस के साथ डिपेंड करेगा। जैसे एक रेंच ही है, अब आपने किसी नेट को खोलना है, तो नेट को अगर आप हाथ से खोलोगे या हाथ से टाइट करोगे, तो तुमने देखा होगा बड़े बड़े जो ड्राइवर होते हैं वो वहां पर जाकर के नहीं खोलते हैं, एक लंबा सा ऐसे लेते हैं स्क्रू ड्राइवर और फिर इतनी दूर से खोलते हैं, या फिर उसके ऊपर चढ़ के खोलते हैं। अगर किसी टायर का नट खोलना होता है, देखा है टायर का नट, तो अब इस टायर के नट को खोलने के लिए हम किसका यूज करेंगे, देखा है रेंच का, और रेंच कितना, कुछ लंबा सा रेंच लेंगे, अगर आप इसको यहां से फोर्स लगाओगे तो वो नहीं खुलेगा, और या फिर बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद भी नहीं ओपन होगा। यहां से अगर आपने कुछ डिस्टेंस दे दी आर, और तब इस पर फोर्स लगाया, तो ये आसानी से खुल जाता है। यही डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स, ये टॉर्क का फॉर्मूला भी होता है। तो टॉर्क को हम क्या कह सकते हैं, टॉर्क जो है, टॉर्क इज इक्वल टू, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन बाय अप्लाइड फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड फोर्स, इनके बराबर होता है कौन, टॉर्क। तो टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर से, और फोर्स को एफ से, आर इंटू एफ। तो ये टॉर्क का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, पर यहां पे टॉर्क का होता है आर इंटू एफ, डिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन बाय फोर्स, पर डिस्टेंस कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर तुम इसका एसआई यूनिट निकालो, एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर के साथ साथ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, न्यूटन मीटर का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, लेंथ का कितना होता है एल, तो कितना होगा एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, ये क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। और ऐसा एम एल टू टी माइनस टू आपने किसी और के लिए भी पढ़ा है, किसके लिए,
वर्क के लिए और एनर्जी के लिए। तो आप कह सकते हैं कि जो टॉर्क है, वर्क है एंड एनर्जी हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, इन सब के लिए सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, टॉर्क भी। तो इस तरह इसका मतलब क्या हो गया कि टॉर्क भी एक तरह का एनर्जी है, वर्क भी एक एनर्जी होता है और एनर्जी तो है ही। तो ये तीनों की तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो अब एक और बात करते हैं किसका, एक वर्ड हमने यूज करा कि जब भी कोई फोर्स लगता है तो वो कैसा है, टॉर्क, वो एक कपल ऑफ फोर्स है। तो कपल ऑफ फोर्स क्या होता है, कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो उसको बोला जाता है कपल ऑफ फोर्स। क्या कहेंगे उसको, कपल ऑफ फोर्स। जैसे कि एक शीशा वाला बोला और यहां पर उसका पॉइंट है, तो इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F1 और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, F2। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि जब कपल ऑफ फोर्स है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, R1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, R2। पर आपने तो यहां पर लिखा है कि टाउ इक्वल टू RF, तो हम इसको प्रूफ भी करते हैं। कपल ऑफ फोर्स क्या बोला, अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो उसको कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। तो टू इक्वल एंड opposite forces applied on different point, forces applied on different point, तो उसको बोला जाएगा क्या, ऑफ अ बॉडी फ्रॉम कपल ऑफ फोर्स, फ्रॉम अ बॉडी ऑफ कपल ऑफ फोर्स। तो उसको कपल ऑफ फोर्स कहेंगे, ठीक है। और ये जो टर्निंग इफेक्ट है, ये कपल ऑफ फोर्स है, इसी को बोला जाएगा दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज टॉर्क। क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि कपल ऑफ फोर्स गिव्स, कपल ऑफ फोर्स ही तो क्या दे रहा है, टर्निंग इफेक्ट दे रहा है, इस गिव्स टर्निंग इफेक्ट। वो क्या दे रहा है, टर्निंग इफेक्ट दे रहा है। अब आप सोचो कि जब ये फोर्स ऊपर जाएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये कैसे, ऐसे घूमने लग जाएगा, है ना, ऐसे घूमने लग जाएगा इसके ऊपर। तो ये तो क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को टर्न करवा रहा है। जैसे कि अगर आप साइकिल का हैंडल देखें तो साइकिल हैंडल सीधा है, लेकिन अगर आप इस तरफ नहीं करोगे, एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा, तभी वो साइकिल का आगे का टायर टर्न करेगा। तो टर्न कराने के लिए कौन कौन सा फोर्स कैपेबल है, कपल ऑफ फोर्स। तो कपल ऑफ फोर्स टर्निंग इफेक्ट दे रहा है और दिस टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क, इज कॉल्ड टॉर्क। तो इसको ही टॉर्क कहते हैं। अब इससे हम टॉर्क का जो रिजल्ट है R इंटू एफ, इसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। एक तो हमने डिस्टेंसेस और ऐसे फोर्स के साथ बोला, लेकिन जब हम कपल ऑफ फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां से भी हमें टॉर्क इतना ही मिलेगा, क्योंकि टॉर्क हर जगह पे सिमिलर इसी फॉर्मूले के साथ चलेगा, पर उसके एप्लीकेशन अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से होंगे। ये क्या है, ये अब यहां पर क्या कराया आप लोगों ने, बताओ यहां पर कपल ऑफ फोर्स है या नहीं है, दरवाजे के साथ, इसके साथ, रेंच के साथ, और ये डोर के साथ, बताइए, है। बोलो कपल ऑफ फोर्स कैसे है? जब आप यहां से बारे में बात कर रहे हो तो इधर फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका फोर्स कैसे है, ऊपर की तरफ है, लेकिन यहां पर इसका डिस्टेंस क्या हो गया, यहां से हम मेजर कर रहे हैं, क्योंकि नेट मूव नहीं कर रहा है। नेट क्या है, यहीं पे है, तो इसके लिए R1 कितना हो गया, 0, और R2 इक्वल टू कितना हो गया, R। समझ पा रहे हो आप? इसका जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो अब यहाँ पे दरवाजे में भी क्या हो रहा है, ये तो एक जगह पे फिक्स्ड है,
तो इसका क्या हो गया, R1 0, लेकिन इसका यहां से फोर्स लग रहा है, तो इसके लिए R2 कितना हो गया, R, इस कंडीशन में। तो देखो कैसे होगा। तो टॉर्क के लिए जब हम कपल ऑफ फोर्स पढ़ेंगे तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो टॉर्क है कितना होगा, टॉर्क, टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स, इसके लिए फर्स्ट के लिए प्रूफ मोमेंट ऑफ फोर्स, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट पॉइंट आप इसको मान सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट के लिए कितना होगा, R1 इंटू एफ, मोमेंट ऑफ फोर्स सेकंड के लिए कितना होगा, R2 इंटू एफ, टोटल कितना हो जाएगा टॉर्क, तो नेट टॉर्क कितना होगा, टॉर्क मतलब क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स को ही तो टॉर्क कहते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 एफ प्लस R2 एफ, R1 प्लस R2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 कॉमन, अंदर क्या आ गया, बाहर आ गया F, और R1 प्लस R2 क्या है, टोटल डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, R, अब समझे, तो ये हो गया आपका R इंटू एफ, आ गया। तो ये तुम्हारा क्या है, जो भी कपल ऑफ फोर्स होगा वो होगा टू इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्सेस हैं, अगर किसी भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रहे हैं तो उसको बोला जाएगा कपल ऑफ फोर्स, और कपल ऑफ फोर्स ही क्या करता है, टर्निंग इफेक्ट देता है, और ये जो टर्निंग इफेक्ट है इज कॉल्ड टॉर्क, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। और टॉर्क का हम लोगों ने देख लिया अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक। दूसरा, जो टॉर्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ भी एक रिलेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कैसे रिलेशन है, तो आप लिख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन टाउ एंड आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, तो टाउ को जो फॉर्मूला है वो क्या है, आर इंटू एफ, और एफ को क्या लिख सकते हैं, आर मल्टीप्लिकेशन बाई एम ए, और एम इंटू आर को क्या लिखते हैं, ये, और लेकिन अब किसी ऑब्जेक्ट को कोई रोटेट करवा रहा है, तो मान लो सपोज ये यहां से तक की डिस्टेंस इसकी आर है, इधर की तरफ लीनियर जो होता है वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, ए, और जब ये यहां से यहां पॉइंट में पहुंचेगा तो इसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, याद है, तो ये लीनियर एक्सेलरेशन होता है, और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो लीनियर एक्सेलरेशन बराबर आर इंटू अल्फा, वेलोसिटी बराबर आर इंटू ओमेगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर आर इंटू थीटा, क्योंकि थीटा एंगल बनाएगा। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपने सर्कुलर मोशन में पढ़े हुए हैं, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर अगर आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू एल्फा, तो एक्सेलरेशन अगर आर एल्फा हो गया तो आपके पास क्या बन गया, टाउ इज इक्वल टू आर मल्टीप्लिकेशन बाय एम इंटू एल्फा, और आर इंटू आर एम आर स्क्वायर एल्फा, अरे हाँ है ना, और एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा, आए समझ में। तो ये तुम्हारा रिलेशन भी आ गया किसके साथ, टॉर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की को कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, टॉर्क। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर रोटेशनल मोशन लाना है तो कौन सा फोर्स इंपॉर्टेंट है, टॉर्क। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना है तो आप लीनियर कंडीशन में कौन पढ़ते हो, लीनियर फोर्स। जब आपको किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा फोर्स, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट होता है। दरवाजे को खोलना है, दरवाजे को बंद करना है, किसी भी चीज को, नेट को खोलना है, तो उसके लिए क्या है, टॉर्क इंपॉर्टेंट होता है। डन। लेकिन टॉर्क आई अल्फा के साथ साथ आर एफ के साथ साथ एक और रिलेशन देता है, एंगल के साथ चेंज होने पे।
किसके साथ चेंज होने पे? एंगल के साथ चेंज होने पे। तो एंगल के साथ चेंज होने पे टॉर्क एक रिलेशन देगा, टॉर्क इन टर्म्स ऑफ थीटा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर। और जब कोई वेक्टर होगा तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे आर भी एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही एक नया वेक्टर दे सकता है। तो टॉर्क में क्या आता है? ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट आता है। टॉर्क में क्या आता है? हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट आता है। अब इसको कैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास एक एक्सिस है और यहां से यहां तक एक पोजीशन वेक्टर है और इसके कोफिशिएंट क्या है? इसके कोफिशिएंट है आपके x, y, और ये कितने डिग्री पे एंगल पे है? थीटा। जब थीटा एंगल पे है और इसके यहां से एक फोर्स लग रहा है ऐसे, F फोर्स, तो इस F के कितने कंपोनेंट बन सकते हैं? अगर ये थीटा है तो इस F के दो कंपोनेंट हमारे पास बन सकते हैं ऐसे, और दूसरा कंपोनेंट कैसे आ सकता है? अब इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ऐसे, और एक कंपोनेंट कैसे है? इस डायरेक्शन में बन सकता है। अगर ये थीटा है तो इस तरफ भी कौन सा पॉइंट आएगा? यहां पे भी थीटा आएगा, है ना? ऐसे इस तरफ कौन सा बनेगा? थीटा, और इस तरफ लग रहा है एफ, तो एफ का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? ये एक्स कोमा वाई, इधर आएगा एफ कॉस थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? एफ साइन थीटा। जब आप देखोगे कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट आ रहे हैं जो कि इसी थीटा के साथ पोजीशन वेक्टर ये है, तो एक थीटा तो इसको आगे लेके जाएगा, आगे, जो आगे की तरफ लेके जाएगा या रेडियल की तरफ लेके जाएगा, आप रेडियल की तरफ आप समझ सकते हैं ऐसे, रेडियल की तरफ लेके जाएगा कैसे? ऐसे, रेडियल की डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा ही रेडियल की डायरेक्शन में लेके जाएगा, ठीक? तो उसको बोला जाएगा रेडियल फोर्स। कौन सा फोर्स बोला जाएगा? रेडियल। लेकिन जो एफ साइन थीटा है इसको बोलते हैं एफ टेंजेंशियल। कौन सा फोर्स बोला जाएगा? एफ टेंजेंशियल। और ये एफ टेंजेंशियल ही इसको क्या करेगा? टर्न करवाएगा। ये एफ टेंजेंशियल इसको मोड़ने की कोशिश करेगा। जब एफ टेंजेंशियल इसको मोड़ने की कोशिश करेगा और एफ कॉस थीटा यहां पर सिर्फ लीनियर लेके जा रहा है, पर हमें कौन सा फोर्स लेना है? रेडियल वाला या फिर टेंजेंशियल वाला? टेंजेंशियल वाला। क्यों? क्योंकि रेडियल जो रेडियस होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और ये कौन सा है? कॉस थीटा उसी की ही एक्सिस की तरफ जाता है, ऐसे इस तरफ मूव करता है। तो रेडियल वेक्टर, रेडियल वाला फोर्स नहीं लेंगे बल्कि टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लिकेशन बाय टेंजेंशियल। फोर्स कैसा होना चाहिए? टेंजेंशियली, रेडियल परपेंडिकुलर डिस्टेंस और टेंजेंशियली फोर्स। तो आर मल्टीप्लिकेशन बाय एफ को क्या लिखेंगे? एफ साइन थीटा। तो तुम्हारे पास आ गया टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, और एफ आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये ध्यान रखना, आर को पहले लिखा जाता है, आर को पहले इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर आर को एफ के साइड में और एफ को पहले लिख लेंगे तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन कैसे? आप लोगों ने पढ़ा है कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, वहीं जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, हमने वेक्टर्स में पढ़ा है। समझ से याद आ रहा है? इसलिए आर पहले रखा जाएगा, एफ को बाद में कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे? अब अगर आप फैन के बारे में बात करो, फैन के डिस्टेंस आर है, तो आर अगर इसका, अब देखो टॉर्क एक वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? राइट हैंड रूल यूज करते हैं। कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल भी और राइट हैंड रूल भी। अपने पाम को, अगर आपका सपोज आर ये है और फोर्स आप ये लगा रहे हैं,
तो अपने पाम को ऐसे रखना है और जैसे फोर्स जिस तरफ लगेगा तो उस तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ देना है। और जब उंगलियों को मोड़ोगे राइट हैंड की, फोर्स रेडियल वेक्टर इधर, फोर्स कैसे मोड़ा तो थंब किधर जा रहा है, अंदर। वहीं अगर आप पंखे में देखोगे, फैन में, तो फैन में क्या दिखेगा, रेडियल वेक्टर ऐसे, फोर्स कैसे, तो पंखा, या फिर अगर पंखा ऐसे घूम रहा है, ऐसे रेडियल वेक्टर ऐसे, पंखा ऐसे घूम रहा है, तो हवा कहां जाएगी, नीचे, टॉर्क नीचे लगेगा। लेकिन अगर आपने, कैसा है ये, कौन सा क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कैसे, रेडियल वेक्टर ऐसे, ऐसे घूम रहा है, तो हवा किस तरफ देगा, ऊपर की तरफ। तो इस तरह से ये राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल किसके लिए, टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसका समझा, प्लीज इसे नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए।